Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, आज हम मिल रहे हैं in our journey of the series of the dark art of solving MCQs में और आज हम एक और इंटरेस्टिंग हैक डिस्कवर करेंगे जिसको मैं बोलता हूँ आलसी एग्जामिनर सिंड्रोम. So as you all have known by now कि ये जो सीरीज है दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक सीरीज. इस सीरीज में ना सिर्फ हम ये तरीके देख रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने स्कोर को इंक्रीज कर सके, पहली चीज. दूसरी चीज, इस सीरीज में हम एक और चीज लर्न कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है हम इन सीरीज में कवर कर लें ताकि एग्जाम में हमें कोई दिक्कत ना है. सो आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस. तो गाइस, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एग्जामिनर की साइकोलॉजी को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लाना चाहूंगा. बट बाय नाउ एज मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट मी, आई एम अक्षय. So let's begin the session. Let's start with the first question. The first question on your screens now. You can have, I would give you 20 seconds to read the statement. मैं आपको 20 सेकंड के करीब दूंगा स्टेटमेंट पढ़ने के लिए. And then I would start taking the answers for these questions. So first question on your screens now. पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे आता हुआ, देखते हैं कितने छात्र इसका सही जवाब दे पाते हैं. Okay, question is regarding the विजयनगर अंपायर. कृष्णदेव राय जो विजयनगर अंपायर के काफी फेमस राजा थे, उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट. विजयनगर अंपायर वैसे खुद में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए हरिहर एंड बुक्का कौन थे. आपको ये पता होना चाहिए तेनाली रमन किसके कोर्ट में वर्क करते थे. आपको वो बैटल पता होनी चाहिए जिससे विजयनगर अंपायर हारा. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल डिटेल्स दैट यू मस्ट नो. बट ये क्वेश्चन कृष्णदेव राय के ही रेन के अंदर एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक टैक्सेशन पॉलिसी पे आपसे सवाल कर रहा है. सो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब बता पाते हैं. वैसे काफी कठिन क्वेश्चन है, बट अगर हम आलसी एग्जामिनर सिंड्रोम को यूज करें तब ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. हाउ वी कैन सॉल्व दैट? देखिए, उसके लिए हमें एक ग्राउंड रूल अपने माइंड में हमेशा याद रखना है कि इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू सेट रॉन्ग ऑप्शंस. रॉन्ग ऑप्शन बनाना सबसे, या रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना एग्जामिनर के लिए सदा से एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती रहती है. टू सेट रॉन्ग स्टेटमेंट्स, टू सेट रॉन्ग ट्रैप्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर. कैसे, उसको एक बार समझते हैं. द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड. अब मान लीजिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होता. लेट्स सपोज कि ये स्टेटमेंट झूठा था, तो एग्जामिनर को कैसे पुख्ता इस बात का नतीजा निकल पाता कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. मान लीजिए किसी बुक में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट उसे वो लिख जाए कि टैक्स रेट ऑन द लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी ऑफ लैंड. ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट तो वो इजिली स्टेटमेंट बना सकता है. बट दूसरे तरीके से वो कैसे रॉन्ग स्टेटमेंट सेट कर सकता है? एक वर्ड को चेंज करके. एक तरीका यह, दूसरा कहीं बुक पे डायरेक्टली यही स्टेटमेंट हो, द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज नॉट फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड. इन दो पॉसिबिलिटीज में ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है और उसके लिए उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए. लेकिन उसको ऐसा स्टेटमेंट अगर नहीं मिलता तो इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए उसको दुनिया की सारी बुक्स स्टडी करनी पड़ेंगी जो हिस्ट्री को डील करती है, क्योंकि हिस्ट्री एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, रिसर्च कंटिन्यूअसली होती रहती है. सो हो सकता है एक बुक में क्वांटिटी मेंशन्ड हो, बट कई सालों बाद रिसर्च करके पता चले कि नहीं क्वालिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल था. सो एग्जामिनर को सारे मॉडर्न रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे. और एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है वो एक जनरलिस्ट होता है. वो ऐसा हिस्ट्री का स्पेशलिस्ट नहीं होगा कि उसे हर एक अपडेट पता हो और वो फ्यूचर के अपडेट भी प्रिडिक्ट कर दे. सो बेस्ट उसके लिए क्या रहेगा, किसी वो ऑथेंटिक बुक में जाए जहां पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को वहां से कंट्रोल सी करे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट कर दे. ठीक है, अगर उसको गलत स्टेटमेंट सेट करना है तो उसको 10 रिसर्च बुक पे जाके रेफर करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, उसे हर एक पॉसिबिलिटी को डिनाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो उससे बढ़िया है कि वो जहां बुक में एग्जैक्ट स्टेटमेंट हो उसको उठा के लिखते. सिमिलरली विद सेकंड स्टेटमेंट, प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप्स पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स. मान लीजिए वो टैक्स नहीं देते थे, ऐसा हमें अभी पता है. लेट्स से टुडे वी नो कि
वो लोग टैक्स नहीं देते थे, हमारी प्रिलिमिनरी रिसर्च कहती है वो लोग टैक्स नहीं देते थे। बट आने वाले 5 साल बाद मान लीजिए किसी ने वहां खुदाई करी जेसीबी से और उसे पता चला कि नहीं नहीं यहाँ पे तो टैक्स दिया जाता था और वो टैक्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिया जाता था, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। सो एग्जामिनर इस इतने पचड़े में पढ़ने से अच्छा क्या करेगा, कहीं बुक में डायरेक्ट इस तरीके का जहां पे स्टेटमेंट लिखा होगा उसे उठा के यहाँ पे चिपका देगा, ठीक है। सो इस तरीके के हार्ड टू डिनाई फैक्ट्स, हार्ड टू वेरीफाई और हार्ड टू डिनाई, ऐसे फैक्ट्स जिनका वेरिफिकेशन मुश्किल हो, उस तरीके के फैक्ट्स जब एग्जामिनर डालता है यूजुअली वो करेक्ट होते हैं, क्योंकि उसने वो से किसी ऑथेंटिक सोर्स से उठाया होता है। उस तरीके के स्टेटमेंट्स में वो हेरा फेरी नहीं करता, ठीक है। सो बी शुड बी द आंसर, इवन दो आपको कृष्णदेव राय के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बट इतना डिटेल में आई वुड नॉट एडवाइस कि आप जाएं प्रिपेयर करने के लिए। दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको लॉजिक एंड स्मार्ट टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, ओके दिस इज क्लियर। ये टेक्निक समझ आई, टेक्निक सबको समझ आई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इस टेक्निक को कितने बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। अगर टेक्निक सबको समझ आ गई देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। यस आयुष आई नो, वो मैंने टीम से बोला है, दे वुड शेड्यूल दैट क्लास, ओके। सो टेक्निक सबको समझ आ गई, तो अगला क्वेश्चन और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस टेक्निक को। इस सवाल में देखते हैं कितने स्टूडेंट इस टेक्निक को लगा पाते हैं। खराई कैमल, अब मान लीजिए आप में से कोई गुजरात या उस एरिया का है तो उसने तो फिर भी खराई कैमल का नाम सुना होगा। अब आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया के हैं तो आपके लिए तो ये आपने एक ही ऊंट सुना हुआ है, खराई कैमल तो मोस्ट ऑफ अस वुडंट हैव इवन हर्ड ऑफ। सो कैसे इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ देना है या इस पे वर्क अराउंड करना है? गाइस एकदम तो नहीं छोड़ना है, पहले सवाल को पढ़ना है और देखना है हम उससे क्या क्या हिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन सेइंग, पहला है व्हाट इज और आर यूनिक अबाउट खराई कैमल, कि इसमें से क्या क्या विशेषताएं हैं। इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड। देखिए कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड एक नेगेटिव स्टेटमेंट आया। अब सोचिए पॉसिबिलिटी, हार्ड टू डिनाई फैक्ट, ठीक है। मान लीजिए अभी डोमेस्टिकेट नहीं किया गया था, या कोई टार्जन जैसा इंसान फ्यूचर में आ गया जिसने जानवर, या मोगली जैसा जो जानवरों से बात करके उन्हें डोमेस्टिकेट करने लगा। मोगली जब एक बगीरा को डोमेस्टिकेट कर सकता है तो कैमल को डोमेस्टिकेट करना तो बहुत आसान है। सिमिलरली कोई टेलीपैथी या मेंटल मतलब दिमाग से दिमाग का कनेक्शन वाली कोई डिवाइस फ्यूचर में डेवलप हो जाए जिससे आप जानवर को दिमाग से ही सिग्नल जाओ और जानवर आपकी बात फॉलो करने लग जाए, ठीक है। सो डोमेस्टिकेट, कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी ने अपने चुपके से डोमेस्टिकेट कर दिया, किसी को बताया नहीं, ये सब पॉसिबिलिटी है। तो ये सब पॉसिबिलिटी आप सोचेंगे, सो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज्यादा है। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट भी है और गलत होने का चांस भी है। सो 3 गलत हो जाएगा, तो एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन लगाया, 3 ऑप्शन हमारे अपने आप एलिमिनेट हो गए। वी गेट ओनली 1 ऑप्शन रिमेनिंग, दैट इज ए। सो खराई कैमल गुजरात के आसपास के रीजन में देखने को मिलता है। मालधारी ट्राइब्स, मालधारी ट्राइबल लोग वहां रहते हैं, वो इन कैमल्स को पालते हैं और इसके थ्रू वो रन ऑफ कच्छ में ट्रैवल किया करते थे खराई कैमल्स के द्वारा। ये ऐसे कैमल्स हैं जो सरवाइव कर सकते हैं सॉल्टी वाटर में भी, ठीक है। सो दे सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स जो यूजुअली सैलाइन वाटर में ग्रो कर रहे होते हैं, एंड इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। देखिए अब यहाँ कई बच्चे, पिछली क्लास में मैंने बताया था एब्सोल्यूट्स को अवॉइड करना है, बट यहाँ पे ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक लिमिट सेट कर रहा है, स्विमिंग अप टू, सो इट इज अ लिमिट। अब यहाँ पे कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी कोई कैमल 4 किलोमीटर तैर गया, कोई 5 किलोमीटर तैर गया, ये पॉसिबिलिटी तो है। यस आई एम नॉट डिनाइंग कि वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी, बट हमें देखना है इसमें से पहला स्टेटमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या तीसरा स्टेटमेंट। सो मेरी अपनी जो हंच फीलिंग थी वो मुझे तो ये लगता कि ये स्टेटमेंट इजिली डिनाई हो सकता है, ठीक है। सो मैं इसके बेसिस पे जाता और मैं इसको पहले क्रॉस करता। इसको जैसे ही मैंने क्रॉस किया मेरे को अपने आप आंसर मिल गया। सो आई डू नॉट हैव टू इवन वरी अबाउट स्टेटमेंट 1। हो सकता है किसी बुक में ऐसा स्टेटमेंट हो कि ये जो खराई कैमल्स है इनकी लंग कैपेसिटी इतनी है कि इससे ऊपर ये नहीं जा सकता, ये इसकी अपर थ्रेशोल्ड है, अपर बाउंड है। सो एग्जैक्ट नंबर भी नहीं था तो एब्सोल्यूट नंबर भी नहीं दिया, लिमिट दी हुई थी उसने, ठीक है। सो उस लॉजिक से भी आप इसको थोड़ा सोच सकते थे।
नेक्स्ट ट्रैप ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट जो एक तरीका एग्जाम में वर्क करता है उस तरीके की आप बात करते हैं। पहले उससे पहले मैं देखता हूं कितने बच्चे इस तरीके का सवाल पहले खुद से अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, यस प्रतीक करेक्ट। ठीक है, प्रतीक, ऋतिक, निधि, अमेय, लता, ऋतिका, ग्रेट। ठीक है, दीपक, अंजलि, शिवम, ओके ठीक है। देखते हैं अब ये कितने स्टेटमेंट बच्चे कर पाते हैं। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो साइंस एंड टेक का मैं पहले भी आपको एक स्टेटमेंट तरीका हैक सिखा चुका हूं साइंस के क्वेश्चंस को हैक करने का। वो क्या तरीका था? साइंस लव्स पॉसिबिलिटीज। आई होप जिसने वाली क्लास नहीं देखी है प्लीज जाके वाली क्लास एक बार देख लेना, इट वुड हेल्प यू अलॉट। इसी सीरीज की क्लास है, पहले हो चुकी है। साइंस लव पॉसिबिलिटी का मैंने उसमें आपको एक हैक बताया था, और वो हैक अगर आपने सीख लिया है देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, ओके ठीक है। सो देखिए, साइंस लव्स पॉसिबिलिटी में मैंने बताया था कि जहां भी पॉसिबिलिटी की बात की जा रही हो वहां पे साइंस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में हमेशा आंसर सही होने की बात होती है। लेकिन कई बच्चों ने वो चीज को दिल पे ले लिया। ठीक है, बस उन्होंने इतना ही स्टेटमेंट पढ़ा और फिर आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ठीक है, सो गाइज मतलब मैं हैक बताता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ना ही बंद कर दो। साइंस फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग, ओके, एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप। तो यहाँ पे तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, बट सेकंड पार्ट में ये पॉसिबिलिटी डिनाई करवा रहा है। सो ऐसा नहीं कि आपको पहले कैन भी दिख गया और आप आगे का स्टेटमेंट पढ़ा ही ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे पॉसिबिलिटी डिनाई करवा रहा है। सो उसके बेसिस पे आप मार सकते थे कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये गया। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी नॉलेज का यूज होगा। फ्यूल सेल जो होते हैं वो एसी की फॉर्म में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करते। फ्यूल सेल्स जो होते हैं वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक है, ओके, सो दैट इज क्लियर। जो फ्यूल सेल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डीसी एंड नॉट एसी, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको कौन सा हैक सीखना है? यहाँ पे जो हैक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा हो कि एक्स एंड नॉट वाई, ए एंड नॉट बी, इस तरीके के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये सबसे इजीएस्ट गलत स्टेटमेंट बनाने का तरीका एग्जामिनर को होता है। और एग्जामिनर आराम करना चाहता है, तो उसको जब गलत स्टेटमेंट करना होता है वो क्या करता है, अगर एक हमारे पास सिचुएशन है कि कोई चीज है वो उससे ए भी पॉसिबल है और बी भी पॉसिबल है। ठीक है, मान लीजिए अभी मेरे हाथ में ये एक फोन है। ठीक है, एक फोन है तो मैं इसको ऊपर भी उछाल सकता हूँ और नीचे भी ड्रॉप कर सकता हूँ। दो पॉसिबिलिटी है। सो फोन की दो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ए एंड पॉसिबिलिटी बी। अब एग्जामिनर को अगर गलत स्टेटमेंट बनाना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना है, वो क्या करेगा? वो बोल देगा एक्स कैन गो अबव, ये जो फोन है ये ऊपर जा सकता है बट ये नीचे नहीं आ सकता। सो दिस थिंग कैन डू ए बट नॉट बी। तो एग्जामिनर को जब भी गलत स्टेटमेंट बनाना होता है सबसे आसान तरीका जो सबसे ज्यादा वो आलस में करता है वो ये करता है कि पहला स्टेटमेंट का पहला पार्ट सही डालेगा और दूसरा पार्ट गड़बड़ डाल देगा। ठीक है, ये फंडा क्लियर हुआ सबको? दिस फंडा इज क्लियर? ओके, इस फंडे में किसी को कोई डाउट? काफी इंपॉर्टेंट फंडा है। सो इस फंडे में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन दिस फंडा। ओके ओके ओके, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए काफी टाइम दूंगा। ठीक है, नाउ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, काफी टाइम तसल्ली से पढ़िए। आई होप आप सबने स्टेटमेंट पढ़ लिया, स्टेटमेंट कंप्लीटली पढ़ लिया। अब मैं ऑप्शंस दिखाता हूं फिर। इफ एवरीबडी हैज रेड इट, नाउ आई एम टेकिंग द ऑप्शंस।
गाइस पंच इन करना है आंसर, कमेंट में नहीं। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, ये बोनस क्वेश्चन नहीं है, ये रैंकिंग में इंक्लूड होगा। Let's see how many of you can answer this one. Okay, so let's see how many can crack this. Yes, तो अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आया था तो मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हर किसी को हैक क्लियर है, कैसे अप्लाई करना है वो क्लियर है। ठीक है, और ईमानदारी से आप खुद से सोचिएगा, अगर आपको ये चीज पता होती, ये तरीका नहीं पता होता, तो चांसेस है कि एग्जाम में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता या क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्योंकि ग्राम न्यायालय उतना ज्यादा न्यूज में भी नहीं रहता, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज बीन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं ये सारे आए हुए क्वेश्चन है आज। ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। पहला स्टेटमेंट कहता है ग्राम न्यायालय के बारे में, इट इज टॉकिंग अबाउट ग्राम न्यायालय, और ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। ग्राम न्यायालय दोनों किस्म के केस हियर कर सकता है, सिविल और क्रिमिनल। ये बेसिकली रूरल एरियाज में कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसको कम करने के लिए फॉर्म किए गए हैं। अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट, यस, जजेस की जरूरत भी नहीं होती, कई बार वहां के जो लोकल लोग हैं उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है कि आप सुलह करवा लीजिए। सो 2 इज करेक्ट एंड, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन इसी तरीके का। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, देखते हैं इसका कितना छात्र जवाब दे पाते हैं। राहुल हैक बेटा अभी अभी तो बताया कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको फोकस करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली यही कहता है, कोई बच्चा कमेंट में लिख के बताओ और बच्चों के लिए कि हैक क्या था। सेंटेंस स्ट्रक्चर का हैक ये है, आई होप ये वाला स्टेटमेंट सबने पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो सोचिए, स्टेटमेंट पढ़िए और इस पे लगाइए हैक। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग द आंसर्स फॉर दिस वन, देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पाते हैं। हैक बेसिकली ये था, जो बच्चे लेट ज्वाइन करें वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख लेना, हैक समझ आ जाएगा। बेसिकली हैक ये है कि एग्जामिनर एफर्ट नहीं मारना चाहता पेपर सेट करते समय, हम ये एज्यूम करते हैं। दूसरी चीज, अब हमेशा एग्जामिनर के लिए स्टेटमेंट बनाना मुश्किल होता है, गलत स्टेटमेंट बनाना इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द एग्जामिनर। सो वो क्या करता है, अगर कोई स्टेटमेंट के 2 हिस्से हैं तो एक हिस्सा सही डाल देता है, दूसरा हिस्सा गलत कर देता है, ताकि ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, ठीक है, दिस इज क्लियर। यस, सो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम हैक से किया जा सकता था। अगेन ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है लोक अदालत को लेके। सो लोक अदालत के लिए बोलते हैं कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल। देखिए एग्जामिनर इतना आलसी है, और ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, ऑल दीज हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, मतलब उसका एग्जामिनर इतना हल्का है, तो एफकैट का एग्जाम पेपर जो सेटर होगा वो तो और भी ज्यादा, उसको तो और भी ज्यादा क्वेश्चन बनाने होते हैं। मतलब आपने देखा ग्राम न्यायालय वाले क्वेश्चन में भी उसने यही सेकंड पार्ट डाला था क्वेश्चन का, कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल, वहां भी उसने यही डाला था कैन डील विथ हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट। मतलब वो ट्रैप भी नए नहीं बनाता, वो इनोवेट भी नहीं करता रॉन्ग क्वेश्चंस बनाने के लिए, जो एक बार बन गया रॉन्ग स्टेटमेंट उसी को घुमा रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें ये लर्निंग लेनी चाहिए, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूजिंग योर रेशनैलिटी एंड रीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हमें पता लग गया एग्जामिनर ये गलती कर रहा है, तो जब तक एग्जामिनर ये गलती सही नहीं करता हम उस गलती का फायदा उठाएंगे। दिस इज हैकिंग, ओके, चीटिंग इज नॉट हैकिंग। ठीक है, दिस इज यूजिंग योर इंटेलिजेंस। दूसरा एवरी लोक अदालत, अब देखिए यहाँ दूसरा एक हमने जो पहले रूल सीखा था एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला, एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली। तो एक और
रेड फ्लैग हो गया, ठीक है। एंड नॉट, तो एक्स एंड नॉट वाई, तो ये भी हमारा ट्रैप है, हमें सीधे सीधे पता चल रहा है ये स्टेटमेंट गलत होगा। दो तीन तरीकों से इसको हम गलत प्रूव कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसमें कोई भी रिटायर्ड सर्विंग जुडिशियल पर्सन और इवन आम जो लोकल एरियाज के लोग होते हैं, जर्नलिस्ट, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। लोक अदालत हैव जुरिस्डिक्शंस टू सेटल मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दोज मैटर, नहीं जो कोर्ट में मैटर पेंडिंग होता है उसको भी करते हैं। तो एक्स एंड नॉट वाई वाली कंडीशन, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी गेट टू ए, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज द हैक दैट वी मस्ट नो। अब फटाफट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन, ठीक है। हैक अभिषेक क्लास के शुरू में सिखाया था, ठीक है, यस, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट बोनस क्वेश्चन है इसका, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल, देखते हैं कितने स्टूडेंट दे पाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। ये वाली हैकिंग करके जेल नहीं होगी, चिंता मत करो, ये हैकिंग करके जेल नहीं होगी, ठीक है। जो असली हैकिंग करते हैं उन्हें तो जेल नहीं होती, हम तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और एग्जामिनर पे प्रेशर बना रहे हैं कि थोड़ी मेहनत करा करे पेपर सेट करने के लिए। बच्चों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए एग्जामिनर, ये हम एग्जामिनर को मैसेज देना चाहते हैं कि आप सेम ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछेंगे और बच्चे आपके तरीकों को समझ नहीं पाएंगे। वी आर रिवर्स इंजीनियरिंग एग्जामिनर, ठीक है, ठीक है। दिस इज क्लियर। सो लाइनस पॉलिंग एक काफी फेमस पर्सन थे, उन्होंने एक काफी फेमस बुक भी लिखी है विच इज कॉल्ड एज हाउ टू लिव लॉन्गर एंड फील बेटर। ये उनकी एक काफी फेमस बुक भी है। तो आपको बताना है उनको नोबेल प्राइज किन दो चीजों के लिए दिया गया था। ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन जिनको दो नोबेल प्राइजेस मिले और दोनों अलग अलग चीजों के लिए मिले। सो यस, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री एंड उसके बाद उन्हें पीस प्राइज भी दिया गया था। सो केमिस्ट्री एंड पीस प्राइज दोनों इज करेक्ट। अगर ईयर्स याद करना आई वुडेंट रिकमेंड, बट याद करिएगा कि केमिस्ट्री एंड पीस प्राइज के लिए दिया गया था, ठीक है। So that is clear. Let's move on to the next question. Another bonus question English से, English का bonus question फटाफट fastest finger first, देखते हैं कितने छात्र fastest finger first में जीत पाते हैं। Let's see how many of you can win in the fastest finger first वाला राउंड। ये चारों वर्ड काफी क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, तो थोड़ा कंफ्यूजन होना लाजमी है। मतलब ऐसा पर्सन जो आर्ट्स में भी पारंगत हो, साइंस में भी पारंगत हो, लिटरेचर में भी पारंगत हो, मतलब हर एक चीज का एक्सपर्ट हो, 64 कलाएं भगवान की तरह उसको आती हो, ठीक है। नहीं नहीं, मोदी जी ऑप्शन में नहीं है, मोदी जी इज नॉट इन द ऑप्शन, तो आप आंसर में नहीं दे सकते, ठीक है। आपको इन चारों में से ही आंसर देना है। जॉनी सिंस भी ऑप्शन में नहीं है, जॉनी सिंस भी ऑप्शन में नहीं है, मोदी जी भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है डिलियांटे, एस्थीट, मेस्ट्रो और कोनोजियर। इन चारों में से ही आंसर देना है, ठीक है, ठीक है। ओके, मेस्ट्रो इज नॉट व्हीकल बेटा, मेस्ट्रो गाड़ी का नाम हो सकता है पर मेस्ट्रो एक शब्द भी है और उसका मतलब भी होता है, ठीक है। मेस्ट्रो का मतलब क्या होता है? मेस्ट्रो का मतलब ऐसा पर्सन जो एक पर्टिकुलर फील्ड में उसका एक्सपर्ट हो, जैसे जॉनी सिंस अपने फील्ड का मेस्ट्रो है, सिमिलरली पंडित रवि शंकर अपने फील्ड के मेस्ट्रो है। तो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में पारंगत हो जाता है, उसे उसका मेस्ट्रो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। डिलियांटे इज बेसिकली ऐसा इंसान जो आर्ट्स, साइंसेस, लिटरेचर इनमें पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है। एस्थीट इज बेसिकली वो पर्सन जो ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पाए, ठीक है, जो ब्यूटी को अप्रिशिएट करे, उसको सुंदर चीज दिखे और उसको अप्रिशिएट कर पाए, आर्ट को गहराई से एनालाइज कर पाए, उसके सामने एक फोटो दिखा दे तो उसको घंटों निहार सके। अब आप तो सोचेंगे ये तो आप भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग अपने कमरे में या फोन में चुपके से कमरे में जाके एक कुछ खोलते हैं और उसी को निहारते रहते हैं, तो आप एस्थीट हैं, ठीक है। पर एस्थीट बहुत ही क्रूड सेंस में ऐसा नहीं होता, वो बहुत ही फाइन रिफाइंड टेस्ट वाली ब्यूटी एनालाइज करता है, ठीक है। कोनोजियर मतलब जो हर एक चीज, जैसे एक पर्सन है जिसको वाइन का शौक है तो उसके आंख में पट्टी बांध देंगे और वाइन टेस्ट करने को वो एकदम टेस्ट करके बता देगा, अच्छा ये रेड वाइन है, ये व्हाइट वाइन है। और कोई एकदम टैंकर है तो उसको कुछ भी पिला दो, सब उसके लिए एक समान है, ठीक है। तो वो कोनोजियर नहीं है, वो एक ड्रंक यार्ड है।
कोनोजियर क्या है, वो एक सिप लेके टेस्ट करेगा, फिर उसको एकदम स्मेल को लेगा, उसकी टेस्ट आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज कोनोजियर। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ठीक है, so let's move on to the next question. Next question on your screens now. This is a question, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सही बता पाते हैं। ठीक है, let's see how many of you can crack this one. I hope all of you have read it. I would give you some time to read it. Okay, let's see how many of you can crack this. ठीक है, सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन गवर्नमेंट का एक काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। रिसेंटली एग्जाम्स में यूपीपीसीएस के पेपर में इससे रिलेटेड एक सवाल आया था, इसीलिए मैंने डाला है। हो सकता है एग्जामिनर इस साल भी इस पे सवाल पूछ दे दोबारा से, क्योंकि अभी रिसेंटली इस पे सवाल आया हुआ है। सो नोबडी नोज क्या इस पे दोबारा से सवाल आ जाए, इसलिए मैंने डाला हुआ है। ठीक है, सो निर्मला मैडम ने, निर्मला जो हमारी निर्मला स्थाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, उन्होंने 102 करोड़ का बजट बोला हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करेंगे 2024-2025 तक, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ शेयर होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ शेयर होगा और प्राइवेट सेक्टर का कुछ शेयर होगा। तो आपको बताना है किसका कितना शेयर है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या क्या बनेगा, अलग अलग चीजों के लिए, ग्रोथ के लिए ये यूज किया जाएगा। कहीं पे क्रूड ऑयल के खदान पे वर्क करना है, कहीं पे सीमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कहीं पे कोल प्रोडक्शन को, कहीं पे हाईवेज को बनाना है। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को सप्लाई करना, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट सप्लाई करे, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। सो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 39, स्टेट गवर्नमेंट 39 और प्राइवेट सेक्टर 22। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें ये नंबर अनोखे से नंबर है, अलग अतरंगे से नंबर है। सो जो भी चीज थोड़ी अलग सी होती है उस पर एग्जामिनर को काफी मजा आता है कि नई सी चीज है, इसको थोड़ा ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, सो ऐसा बोला जा रहा है कि सेंटर और स्टेट मिलके इसमें 51 करोड़ 51 लाख करोड़ के करीब पैसे खर्च करने वाली है। सो 51 लाख करोड़ के करीब गवर्नमेंट आने वाले 2024-25 तक इसमें फंड इन्वेस्ट करेगी, 51 लाख करोड़ के बाद। सो दिस यू मे थिंक 39, 39, 22। ठीक है, ओके। इंग्लिश के लिए भी कुछ कुछ देंगे फ्यूचर सेशंस में, इंग्लिश के लिए भी लेके आऊंगा। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से देखिए, ये जो अनोखे से नंबर होते हैं ना, जब भी आप कोई चीज पढ़े उसमें आपको कोई अनोखी सी अतरंगी सी चीज मिले, उसको प्लीज पिकअप कर लिया करिए, क्योंकि एग्जामिनर को उन चीजों में काफी इंटरेस्ट आता है। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is now on your screens. हिस्ट्री से सवाल। ठीक है, 51 लाख करोड़ इज द नंबर पीएन तिवारी जो सेंटर एंड स्टेट टुगेदर वुड इन्वेस्ट, और टोटल है 102 लाख करोड़। सो उसको अगर आप परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो 39% सेंटर, 39% स्टेट एंड रेस्ट ऑफ द इज प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन। यस यस शरद, इस वाले क्वेश्चन में गैस करना नहीं था। ये तो वो क्वेश्चन है जो सारे पेपर में आने वाले हैं, मतलब मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन गैस वाले नहीं है। अब जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कोई भी गैस वर्क वाला क्वेश्चन नहीं है, नहीं बनेगा अगर गैस वर्क मारोगे, या एक दो बन भी सकते हैं अगर आप थोड़ा सोचो तो। बट ये वो क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा तो है नहीं सारे क्वेश्चन गैस वाले आएंगे। ये तो राउंड 2 और राउंड 3 में आपको ये स्ट्रैटेजी अपनी यूज करनी होती है। और गैस वर्क बोल के इसको मतलब डाउन मार्केट मत करो, डार्क आर्ट बोलो, इतने अच्छे से सिखाया है, डार्क आर्ट के नाम से बोलो। गैस वर्क तो सड़क छाप बच्चे मारते हैं। ठीक है, आपने तो मुझसे क्लास पढ़ी है, आप डार्क आर्ट सीख के जा रहे हो। ठीक है, यस मेजॉरिटी ऑफ यू बोल रहे हैं स्किप करेंगे, तो मैं आंसर ले लेता हूं। देखते हैं कौन शूरवीर है जो आंसर को अटेम्प्ट कर पाता है। कौन सा शूरवीर है, कौन हमारे समुद्रगुप्त की तरह इतना दिलेर इंसान है जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। ठीक है, सो देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति कौन से राजा की थी? समुद्रगुप्त की थी। समुद्रगुप्त प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलाहाबाद प्रशस्ति। बेसिकली इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति यानी जैसे अशोका का आपने इंस्क्रिप्शन सुने होंगे, उसी तरीके से समुद्रगुप्त ने भी कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे थे। ठीक है, सो उसके इंस्क्रिप्शन पे ही सवाल है। इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने बनाई थी। उसके बाद इसमें मुगल रूलरों ने भी कुछ कुछ लिखा, जो जहांगीर था उसने भी इसमें कुछ कुछ लिखा। ओरिजिनली किसने बनाई थी? समुद्रगुप्त ने। ठीक है,
दिस इज क्लियर। समुद्रगुप्त को और क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो वीएस स्मिथ एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को नाम दिया है, टाइटल दिया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो एग्जाम में सवाल आ सकता है नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। वीणा प्ले करते हुए समुद्रगुप्त की फोटो है उसके सिक्के पे, तो वीणा प्ले करते हुए किस राजा की फोटो है? समुद्रगुप्त की। ये भी सवाल पॉसिबल है, ठीक है। सो समुद्रगुप्त ने इसको इंस्क्राइब किया था बेसिकली, ठीक है। और इसमें उसने पूरी अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई थी, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री से डील करता था कि गुप्ता अंपायर अपने अराउंड जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो कैसे मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चे एक चीज लगा सकते थे कि जो अवॉइड एब्सोल्यूट नंबर्स एंड फिगर्स वाला है, अवॉइड एब्सोल्यूट नंबर्स, एब्सोल्यूट फिगर्स जहां पे दिखे उनके गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को गलत स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता। लाइन 15 वाला लाइन 13 में डाल दे, लाइन 20 वाला लाइन 25 में डाल दे, और ऊपर नीचे चीजें कर दे। तो ये काफी आसान होता है एग्जामिनर के लिए ट्रैप सेट करना। सो अवॉइडिंग एब्सोल्यूट्स, डेट्स एंड फिगर्स वाला कोई फंडा लगाता बच्चा तो वो इसको वर्क अराउंड कर सकता था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक हैक तो लग सकता था, अगेन खोजने पे हैक मिल जाते हैं। यह समुद्रगुप्त के कोर्ट में नवरत्न भी थे। हरिसेन वॉज इज कोर्ट पोएट। हरिसेन ही वो पर्सन है जिसने एक्चुअली इसमें जो संस्कृत में लिखा हुआ है वो लिखा था, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हैक लग सकता था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखते हैं इसका कितने छात्र जवाब दे पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन। ओके, तो आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया हो। I hope everybody has read the question. ठीक है, if everybody has read it, now let's see how many of you can answer this. I am taking the answers for this question. Interesting question, important question. जैनिज्म से रिलेटेड सवाल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। एस्थेटिसिज्म, एस्थेटिज्म इज यानी काफी कठोर तपस्या करना, ठीक है। पिनेंस भी सिमिलर चीज। एस्थेटिज्म मतलब जितनी भी साधु की तरह सब मटेरियल मोह माया को त्याग देना। एंड पिनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। सो बुद्धिज्म, जैनिज्म एक हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है डिफेंस के एग्जाम्स में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, सीएपीएफ हो, सब में डिफेंस से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्रेट। देखिए जैनिज्म की कई सारी थ्योरीज हैं, आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए जैनिज्म के बारे में, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे एग्जाम में सवाल हर दूसरे साल आता रहता है। सो जैनिज्म के फाउंडर सबसे पहले कौन थे? कमेंट्स करके बताइए, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का फाउंडर किसे माना जाता है? सो जैनिज्म के फाउंडर ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन सी दिस। ओके, लेट मी जूम इट। जैनिज्म के फाउंडर किसको माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द, एंड लेट मी गो ऑफ स्क्रीन आल्सो सो दैट यू कैन सी दिस मच मोर क्लियरली। ओके, सो जैनिज्म का फाउंडर यस ऋषभ देव को माना जाता है, एम्बलम बुल, ठीक है। नहीं फाल्गुनी, महावीर इज नॉट द फर्स्ट तीर्थंकर, ही इज द लास्ट तीर्थंकर। सो महावीर जी लास्ट तीर्थंकर है। सो ओरिजिनली उनके 4 मेजर पर्पस थे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मीन्स ट्रुथ, आस्तेय मीन्स चोरी ना करना, ठीक है। अपरिग्रह किसी के दूसरे की वस्तु पे लालच की नजर से ना देखना, और सत्य, अहिंसा इज नॉन वायलेंस, ठीक है। सो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। जब महावीर जी आए उन्होंने इसमें एक और स्तंभ जोड़ा, दैट वाज ब्रह्मचर्य। सो दीज आर द 5 पिलर्स जो जैनिज्म को फॉलो करने होते थे, ठीक है। ये पहली चीज जैनिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जैनिज्म के त्रिरत्नास है। त्रिरत्नास, किसी जैनी को आपने केएफसी के होटल में खाना खाते हुए देखा है? ठीक है, जैनियों को आपने केएफसी के होटल में खाना खाते हुए देखा है किसी ने? तो चांसेस आर नहीं देखा होगा। ओके, जैनी मॉन्क को आपने केएफसी के यहाँ खाना खाते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। चांसेस आर मेजॉरिटी ऑफ यू ने नहीं देखा होगा। सो उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वो मानते हैं कि हर एक चीज में लाइफ है, जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यूएबल है वैसे ही हर एक चीज की लाइफ वैल्यूएबल है, ठीक है। सो इसीलिए वो जानवरों को नहीं मानते। उनकी कई सारी थ्योरीज है।
पर केएफसी में इसलिए बोला था क्योंकि उनके जो असली के प्रिंसिपल है वो भी केएफसी ही है। केएफसी क्या है? राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। के फॉर नॉलेज, एफ फॉर फेथ एंड सी फॉर कॉन्डक्ट। ठीक है, सो जो जैनिज्म है वो केएफसी नहीं जाते, वो केएफसी की पूजा करते हैं। ठीक है, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म। क्वेश्चन एग्जाम में सवाल आएगा, व्हाट आर द थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म, व्हाट आर द थ्री रत्ना ऑफ जैनिज्म, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केएफसी, नॉलेज, फेथ और कंडक्ट। ठीक है, ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा उनकी कई सारी और थ्योरीज है जिनका आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसी एक उनकी पहली थ्योरी है दैट इज कॉल्ड एज सप्तभंगी न्याय और अनेकात्मवाद। ठीक है, सप्तभंगी न्याय बोलता है कि दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। ठीक है, कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ दुनिया में नहीं है। तो उसमें वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक 6 अंधों को लेके एक हाथी के पास ले गए। 6 अंधों को एक हाथी के पास ले गए। वैसे सोचने वाली ये बात भी है कि अंधे कितने मूर्ख थे जो जान के कि हम अंधे हैं फिर भी एक हाथी के पास चले गए। ना सिर्फ गए, उसको छुआ उन्होंने, मतलब प्यार से ऐसे ऐसे छुआ। तो एक अंधा जो था हाथी की सूंड को छू रहा था, तो उससे पूछा गया हाथी कैसा दिखता है, उसने बोला सांप जैसा। एक हाथी के पैर को ऐसे ऐसे छू रहा था, उससे पूछा गया हाथी कैसा दिखता है, उसने बोला एकदम पिलर जैसा। एक हाथी की पूंछ पकड़ के झूल रहा था, उससे पूछा हाथी कैसा दिखता है, उसने बोला रस्सी जैसा। एक हाथी के पेट को छू रहा था, उससे पूछा हाथी कैसा दिखता है, उसने बोला दीवार जैसा। ठीक है, सो क्या वो सारे के सारे गलत थे? आंसर इज नो। उनमें से कोई भी गलत नहीं था, अपने पर्सपेक्टिव से हर एक सही सही पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहा था। सो इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? अनेकात्मवाद। ठीक है, कि देयर आर मल्टीपल रियलिटीज। अनेकात्मवाद बेसिकली मींस कि रियलिटी मल्टीपल हो सकती है, एक रियलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, और हर कोई रिलेटिव ट्रुथ बोलता है, कोई भी चीज एब्सोल्युटली करेक्ट या एब्सोल्युटली फॉल्स नहीं हो सकती। ठीक है, सो डिनायल ऑफ दिस एब्सोल्युटिज्म इज अ कोर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर। जैनिज्म की थ्योरीज क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैनिज्म के क्लियर हो गए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन बोनस क्वेश्चन है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। देखते हैं कौन सबसे पहले पंच इन कर पाता है आंसर। ठीक है, ओके, लेट्स सी हु कैन पंच इन द आंसर। ठीक है, सो जैनिज्म की थ्योरी क्लियर हुई। थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए थोड़ा पढ़ के जाना। जैनिज्म, बुद्धिज्म, इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल पेपर में फंसता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, so let's see how many of you can answer this one. Fastest finger first. अनेकात्मवाद थ्योरी ऑफ जैनिज्म थी, स्यादवाद भी जैनिज्म की थ्योरी है। सो अनेकात्मवाद एंड ऑल दीज आर थ्योरीज ऑफ जैनिज्म। ठीक है, सो ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक, सबसे पहले आपको पता होगा प्रिंटिंग कहां से शुरू हुई। ठीक है, सबसे पहले प्रिंटिंग कहां से शुरू हुई? सबसे पहले प्रिंटिंग शुरू हुई चाइना से। ठीक है, सो प्रिंटिंग की शुरुआत हुई है चाइना से। तो बाइबल हट गया, बाइबल चाइना में बाद में पहुंचेगी, बची हुई 3 बुक। ठीक है, सो यस, कई बच्चे बोल रहे हैं बी को एलिमिनेट कर दो, आंसर बी है बेटा। सो ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, एग्जामिनर आपसे फिरकी लेता रहता है। ठीक है, ठीक है, सो एग्जामिनर प्लेज विथ योर साइकोलॉजी। अगर आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेल सकते हैं तो आपकी साइकोलॉजी से भी एग्जामिनर खेलता है। ठीक है, कभी डेविल के आगे आप, कभी डेविल आपके पीछे, वही सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, सो ओल्डेस्ट प्रिंटिंग हुई थी चाइना में। सो जो हिराके सूत्र है वो इंडियन संस्कृत का एक टेक्स्ट था, उसको जैसे फहीन, ह्यून सैंग, इस तरीके के जो चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए थे, वो इंडिया आए, इस टेक्स्ट को लेके गए चाइनीज में ट्रांसलेट किया, फिर जाके ये टेक्स्ट प्रिंट हुआ। सो ओल्डेस्ट प्रिंटेड वर्क जो था, जो पहली बार प्रिंट किया गया था, दैट वाज द हिराके सूत्र। ठीक है, okay, so this is clear. Okay, so let's move on to the next question. Next question on your screens now. देखते हैं उसका कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। मैथ्स का सवाल है, बोनस क्वेश्चन ही है। ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है, guys, is it still buffering? Okay,
देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 150 मीटर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। अब जब ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही होती है, एम आई ऑडिबल, ठीक है। सो ट्रेन जब क्रॉस कर रही होंगी तो उनका दोनों का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। 150 किलोमीटर ये, 150 किलोमीटर ये, टोटल कितना हो गया 300 मीटर। 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है और इक्वल स्पीड से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड का फंडा लगाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 300 मीटर जो उन्हें ट्रेवल करना है, और रिलेटिव स्पीड ऐड करेंगे तो 90 और 90 180 हो जाएगी, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। ओके, ठीक है। सो आंसर कितना हो जाएगा। अब यहां कई बच्चे क्या करेंगे, 180 किलोमीटर पर आवर पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। जब भी किलोमीटर पर आवर पे है, डिस्टेंस मीटर पे है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करते थे, 90 इंटू 5/18 करेंगे, 25 के करीब आ जाएगा, ठीक है। 18 5 90 होता है, तो 5 5 25, 25 मीटर पर सेकंड की ज्वाइंट स्पीड हो गई। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 150 150 300, तो 300 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। सॉरी 25 25 50 हो गया। सो 300 डिवाइडेड बाई 50, 300 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। सो 6 शुड बी द आंसर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में पेन यूज नहीं करना होता, डू नॉट यूज पेन, या आप ओरली वर्बली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करिए, ठीक है। सो 6 seconds is the answer, ठीक है। Now let's move on to the next question. Next question on your screens. Let's see how many of you can crack this one, ठीक है। 12 नहीं आएगा, 6 आंसर आएगा, ठीक है। I am now taking the answers for this one. Let's see how many of you can crack this. Directive principles of state policy कहां पे प्रेजेंट है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिशिएबल है क्या, क्या इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, आंसर इज नो। डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिशिएबल, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, डीपीएसपी के बारे में क्या आपको पता होनी चाहिए, कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में प्रेजेंट है, ठीक है। अमेंड हुए हैं डीपीएसपी, यस अमेंड हुए हैं, ऑफकोर्स कई बार अमेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन। यूसीसी, सेपरेशन ऑफ यूसीसी इज व्हाट, आर्टिकल 44 में प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, क्रिश्चियन सबके लिए मैरिज के रूल सेम होने चाहिए, सबके लिए एडॉप्शन के रूल सेम होने चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ दैट। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट है। सो ये एक डीपीएसपी है, आर्टिकल 44। सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव हो जुडिशरी के डिसीजन में उंगली ना करे और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के मामलों में दखल ना दे, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 51 में मौजूद है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो दिस इज ऑल्सो अ डीपीएसपी, ओके, दिस इज ऑल्सो अ डीपीएसपी, शायद 48 के करीब वाली डीपीएसपी, ठीक है, ओके। जो फंड ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, नॉट अ डीपीएसपी, ठीक है। सो डी शुड बी द आंसर फॉर दिस, ग्रेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फटाफट करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे सेशन की। नाउ वी आर रीचिंग द लास्ट 5 क्वेश्चन, सो लेट्स इंक्रीज द पेस एंड देखते हैं कौन बच्चा आज क्विज में फर्स्ट आएगा। लेट्स सी हु क्रैक्स द क्विज एंड हु अपीयर्स एट द टॉप इन टुडेज क्विज। नोमैटिक एलिफेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, डिफेंस का पेपर है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, आना चाहिए किसी ना किसी टॉपिक से। नोमैटिक एलिफेंट मैंने आपको प्रैक्टिस में दी, हो सकता है अजय वॉरियर आ जाए आपके पेपर में, हो सकता है आपके में खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज आ जाए, कोई सी भी मिलिट्री एक्सरसाइज आ सकती है। बेसिक आइडिया ये बताने का कि नोमैटिक एक्सरसाइज से एग्जाम में सवाल आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन। चाइना, वियतनाम, मंगोलिया या भूटान, नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और कौन से देश के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है? यस, सो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। मंगोलिया की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, ठीक है। मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब देशों की मिलिट्री एक्सरसाइजेस की ऑलरेडी एक यूट्यूब पे क्लास ले चुका हूं, वो देख लेना, ठीक है।
So let's move on to the next question. Next question on your screens now. फटाफट स्टूडेंट्स, अब हम पेस बढ़ा रहे हैं क्लास की. इंडिया और चाइना की हैंड इन हैंड है. यस, ठीक है. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन. क्रीमी लेयर का सवाल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से सवाल आ रहे हैं रिसेंट ईयर्स में. आपको कोई जजमेंट गवर्नमेंट की बता दी जाएगी और बोलेंगे वो जजमेंट किस चीज से रिलेट करती है. स्पेशली एफकैट में इस तरीके के सवाल रिसेंट ईयर्स में देखे गए हैं, सीएपीएफ में. सो इसलिए हम इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो जजमेंट वाला सवाल हमसे गलत ना हो. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस. सो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ यू ने इस क्वेश्चन को गलत किया है. जो भी आपने जजमेंट के नाम सुने थे, केशवानंद भारती केस इनमें से सबसे पॉपुलर था, तो मेजॉरिटी ऑफ द जनता ने उसे ही आंसर मार दिया. ठीक है, इसीलिए बोला जाता है पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन क्वालिटी. ठीक है. सो अब ऐसे तो आप व्यू देखेंगे तो राखी सावंत की जो वीडियोस होती हैं, काफी ज्यादा व्यू आते हैं उसके किसी और के व्यू से. ठीक है, बट क्वालिटी में बात करेंगे तो बहुत अंतर है. ठीक है. सो केशवानंद भारती सबसे पॉपुलर केस है जिसका आपने सबसे ज्यादा नाम सुना हुआ था. सो सबने ब्लाइंडली उसको ही आंसर मार दिया. ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जो एग्जामिनर सेट करता है. वो सोचता है बच्चा सोचेगा अरे मैंने इसका नाम सुना है तो यही आंसर होगा. गाइस, आप बच्चे हैं एग्जामिनर के लिए, ये बात मान के चलिए. ठीक है. सो वो चाहे तो कभी भी आपसे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करवा सकता है. सो हैव दैट रिस्पेक्ट ऑलवेज फॉर द पेपर सेटर. ठीक है. सो केशवानंद भारती केस है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. बेसिक स्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब होता है कि संविधान में आप आर्टिकल 368 के थ्रू कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हैं, बट अमेंडमेंट का यह मतलब नहीं है कि आप पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दें. ठीक है. अमेंडमेंट तो ला सकते हैं, बट अमेंडमेंट डज नॉट मीन कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दें. ठीक है. जस्ट लाइक डैंड्रफ सही करने का एक तरीका है कि आप शैम्पू डालें, तो वो एक तरीका है. पर एक तरीका डैंड्रफ सही करने का ये भी है कि आप किसी की गर्दन ही काट दें. ठीक है. अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. सो सेम चीज यहां भी है. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेटा तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दो तो बात ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के नाम पे आप कॉन्स्टिट्यूशन की ही हत्या कर दो, वो चीज हम अलाउ नहीं करेंगे. सो दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रस्तावना है, मूल जो भावना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. दैट वाज केशवानंद भारती केस बैक इन 1973. 13 जजेस बेंच बैठी थी. अभी अभी इनका देहांत हुआ है केशवानंद भारती जी का. महंत थे केरला के, सो इसलिए न्यूज में आया है. ठीक है. नवतेज जौहर केस. ठीक है. नवतेज जौहर केस क्यों न्यूज में था? नवतेज जौहर केस था, ये डांसर है नवतेज जौहर. ठीक है. और करण जौहर से मिलते जुलते इंसान ही है. ठीक है. सो सेक्शन 377 जो था, जो होमोसेक्सुअलिटी को बैन करता था इंडिया में, आईपीसी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 377 जो बोलता था सेक्सुअल रिलेशंस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर बैन किए जाएंगे. सो जैसा नाम है वैसा काम है. जौहर है तो करण जौहर जैसा ये बंदा, तो उसने चाहा कि नहीं ये चीज बैन नहीं कर सकते, ये तो शौक है तो अलाउ किया जाए. तो कोर्ट में गया नवतेज जौहर, डांसर है फेमस, गए और ये जज 377 खत्म हो गया. तो अब लड़का लड़का आपस में प्यार करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट वॉज केएस पुट्टास्वामी केस. केएस पुट्टास्वामी केस ये एक हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे. राइट टू प्राइवेसी का जो जजमेंट आया कि आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 जो है उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी वुड बी कंसिडर्ड अ फंडामेंटल राइट. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द केएस पुट्टास्वामी जजमेंट. ठीक है. केएस पुट्टास्वामी जजमेंट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करवाया. सो अब आप अपने कमरे के अंदर क्या कपड़े पहनते हैं, क्या चीज खाते हैं, क्या चीजें करते हैं, दैट इज नन ऑफ द कंसर्न ऑफ द स्टेट. ठीक है. ठीक है. ओके. ठीक है. नेक्स्ट वाज इंदिरा साहनी केस. ये है बहुत पुराना केस, 1990s का केस है. इसमें चैलेंज किया गया था कि ओबीसीज को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एक तरीके तक वैलिड है, बट एक लिमिट से ऊपर, एक अमाउंट से ज्यादा जो ओबीसी सैलरी अर्न करते हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं देना चाहिए. दैट वाज द क्रीमी लेयर का फंडा. ठीक है. So let's move on to the next question. Next question on your screens now. Let's see how many of you can crack this one. Easy question, not a difficult one. We have 3 more questions to go. देखते हैं आज क्विज में कौन फर्स्ट आता है. ठीक है. Not इंदिरा स्वामी, इंदिरा स्वामी नहीं, इंदिरा साहनी शिवम. ओके. ओके. ऑरोरा बोरियोलिस.
ऑरोरा का मतलब क्या होता है? अरोरा नहीं है ये, ठीक है, अरोरा नहीं है कि अरोरा समझ लिया। अरोरा आपका जो दोस्त बोर हो रहा है वो चीज नहीं है ये ऑरोरा है। ऑरा मींस जो ब्राइटनेस। तो हायर लैटिट्यूड्स पे क्या होता है, शाम के समय आपको स्काई में लाइट्स दिखती हैं अलग अलग कलर की, ब्लू ग्रीन ब्यूटीफुल लाइट्स दिखती हैं, ठीक है। सो दीज लाइट्स आर कॉल्ड एज ऑरोरा। अब ये दो जगहों पे दिखती है, नॉर्थ पोल पे भी दिखती है, साउथ पोल पे भी दिखती है। जब नॉर्थ पोल पे दिखती है तो उसे बोरियलिस बोल देते हैं, ठीक है, और जब साउथ पोल पे दिखती है तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए क्यों दिखती है, बिकॉज नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास मैग्नेटिक लाइंस जो अर्थ की होती है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होती हैं, और उसकी वजह से जो क्लाउड है उसको एक चार्ज करती है और फिर लाइट पोल्स पे विजिबल होती है। सो ऑरोरा बोरियोलिस नॉर्थ पोल, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल, ठीक है। यस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बुक्स एंड देयर ऑथर्स का भी काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर साल पूछते ही हैं एक दो सवाल, तो आपको पता होना चाहिए। कोई सी भी बुक पूछी जा सकती है, ठीक है। यस अंजलि, एब्सोल्युटली, ठीक है। नॉर्दर्न लाइट्स अभिजीत यही है, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। सो दास कैपिटल किताब किसने लिखी थी, ठीक है। टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, लेनिन या क्रेनेस्की, ठीक है। यहां तो मैंने देखिए ऑप्शन ऐसे दिए थे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगर मैं यही आपके साथ खेलना चाहता तो मैं क्या कर देता, एक कोई इंडियन नाम डाल देता जो बहुत ही पॉपुलर है और जिसका नाम दास में एंड होता है, नंदिता दास, या अमर्त्य सेन डाल देता, तो 90% ऑफ द जनता जिन्हें आंसर नहीं पता था वो अमर्त्य सेन को आंसर मारती। सो अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर भी आपके लिए ट्रैप कैसे सेट करता है, ठीक है। सो इसका तो आंसर ये जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें गलत दिया हुआ है, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। आई गेस वो दोबारा से आंसर ऊपर नीचे होने लग गए, तो आप पोल नहीं लेंगे। आंसर इज कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स करेक्ट है, कार्ल मार्क्स इज द आंसर। ही इज द कंसिडर्ड टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ मार्क्सिज्म। उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, ठीक है। देखते हैं इसके कितने छात्र जवाब दे पाते हैं। यस, पोल के गलत होने की शुरुआत हो चुकी है, देयर इज सम एरर विद द पोल टुडे। उसका टाइम आ गया है, अपना टाइम देखते हैं कब आएगा, ठीक है। पोल के गलत होने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। फटाफट कमेंट्स में डालिए आंसर अब, या एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बच्चा पोल में भी कमेंट करके देख लो, क्या पता आगे का पोल सही है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? यस, जीवी मावलंकर जी वाज द फर्स्ट स्पोक्स पर्सन और फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर यूजुअली, स्पीकर का काम पार्लियामेंट में यही होता है कि वो औरों को चुप कराए, खुद तो बोलने का उसको सबसे कम मौका मिलता है, ठीक है। सो स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि वो बोलता ही रहेगा, वो सबसे कम बोलेगा और औरों को चुप कराएगा, स्पीकर, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, नेहरू जी वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। देखते हैं इसको कितने बच्चे सही बता पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट करेक्ट। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस। सो आई एम नाउ टेकिंग आंसर्स फॉर दिस। लेट्स सी इसका आंसर सही आता है या नहीं आता है ऑप्शंस में। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया का इकलौता ऐसा वॉइसरॉय, जब वो ऑफिस में था तब उसको मार दिया गया। जैसे इंदिरा गांधी जी जो मैडम थी उनको इस तरीके से मारा गया, राजीव गांधी को मारा गया, उसी तरीके से एक वाइसरॉय इंडिया के थे, उनको आजादी से पहले इंडियंस ने मारा था जब वो अंडमान निकोबार जेल में विजिट करने गए थे। सो इनमें से वो कौन से गवर्नर जनरल है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गवर्नर जनरल के इन एंड अराउंड भी एक काफी पॉपुलर टॉपिक है एग्जामिनर का, सो इससे ये सवाल पूछता रहता है एग्जामिनर, ठीक है। सो देखिए मारा किसने था, शेर अली अफरीदी, एक पठान था जो अंडमान निकोबार जेल में बंद था, और वो जब लॉर्ड जो था, यहाँ पे जो आंसर होगा, वो जब उस एरिया को विजिट करने आया तो शेर अली अफरीदी ने उसे मार दिया वहां पे, ठीक है, ठीक है, ओके। माउंट हैरियट जो अंडमान निकोबार में जगह है वहां पे उसे मारा था, ठीक है। सो हु वाज दैट गाय, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो को मारा गया था, ठीक है। सो दैट इज क्लियर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप सेशन में मजा आया हो आप लोगों को। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स नाउ। आज क्लास 6 बजे से, क्योंकि आप में से कई बच्चों की क्लास होगी, इसीलिए आप लोगों को आई एम लीविंग अर्ली टुडे, ठीक है, ओके। मिलिट्री एक्सरसाइजेस रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।
Yes, Amay, you can call that also. So Shubham, Barsha, Amay, Shivam, Anjali, Priyanka, Sakshi, Sarath, Vishal, Satyam, Utpal, Rinku, Prateek, Deepak, Shweta, Pranjali, Disha, Meera, Ritika, Ayushi, Divya, all these students have performed really well in today's class. So I hope कि इसी तरीके से आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे जितने भी क्विज होने वाले हैं. We still have a few more rounds to go. कल भी ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि कल हम बात करेंगे लाल किताब की. लाल किताब की स्ट्रेटेजीज हम सीखेंगे कल 5 PM पे. दोबारा से कल हम मिलेंगे सेम टाइम और कल, ठीक है. ओके रितेश, कई वाली ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज होती है, कई आर जॉइंट एक्सरसाइजेज एज वेल, ठीक है. सो एनी अदर डाउट यू गाइस हैव? ओके दैट्स ग्रेट शिवम, ठीक है, ठीक है. सो दैट इज क्लियर. We would meet again. I hope you liked the session. अगर सेशन में मजा आया, please share it with your friends, like it, so that I get motivated enough to bring more such sessions for you. ठीक है. So bye bye. Jai Hind. Study hard. Enjoy harder.